नमस्कार, आप टीवी लाइव भारत देख रहे हैं। अगर आपने टीवी लाइव भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज हम आपको 10 ऐसी खबर बताने जा रहे जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। पहली खबर ये है कि टीम इंडिया का एक पूर्व क्रिकेटर सियायत की पिच पर नई पारी की शुरुआत करने जा रहा है। ये खिलाड़ी जल्द ही आंध्र प्रदेश से लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ सकता है। टीम इंडिया और आईपीएल में खेलने के बाद अब सीएसके का एक पूर्व स्टार खिलाड़ी नई पारी की शुरुआत करने जा रहा है। ये खिलाड़ी सियायत की पिच पर खेलने के लिए तैयार है। टीम इंडिया का ये पूर्व क्रिकेटर लोकसभा इलेक्शन लड़ने की योजना बना रहा है। ये खिलाड़ी आईपीएल 2023 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा था और इस मैच के साथ ही उन्होंने हर तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायुडू जल्द ही आंध्र प्रदेश से लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। रायुडू वाईएसआरसीपी में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रायुडू गुंटूर से आते हैं और उन्होंने पिछले हफ्ते 2 बार आंध्र प्रदेश के सीएम और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक रायुडू को चुनावी समर में उतारने का सीएम जगन मोहन रेड्डी मन बना चुके हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 आईपीएल 2023 का फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स के धाकड़ बल्लेबाज अंबाती रायुडू के आईपीएल करियर का आखिरी मैच था। फाइनल मैच में अंबाती रायुडू के बल्ले से एक विस्फोटक पारी देखने को मिली। उन्होंने 8 गेंदों पर 237.50 की स्ट्राइक रेट से 19 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने एक चौका और 2 छक्के जड़े थे। रायुडू ने इस मैच से पहले एक ट्वीट करते हुए अपने संन्यास का ऐलान किया था। अंबाती रायुडू ने साल 2010 में अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी। अंबाती रायुडू आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे हैं। अंबाती रायुडू साल 2018 से सीएसके के लिए खेल रहे हैं। अंबाती रायुडू ने आईपीएल में कुल 204 मैचों में 28.23 की औसत से 4,348 रन बनाए हैं। रायुडू आईपीएल में 22 अर्धशतक और 1 शतक जड़ चुके हैं। वहीं अंबाती रायुडू 6 बार आईपीएल जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। दूसरी खबर ये है कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट बाय इलेक्शन से कांग्रेस के सांसद रहे राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव कब होंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें इसकी कोई जल्दी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बुधवार को कहा कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि राहुल गांधी को अदालत ने अपनी सदस्यता को बहाल करने के लिए अपील के लिए 30 दिन का समय दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग ने फरवरी तक खाली होने वाली सीटों पर उपचुनाव को लेकर फैसला किया है। उन्होंने कहा, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम इंतजार करेंगे। अदालत ने जिस न्यायिक उपाय की बात की है उसे पूरा होने तक हमारी ओर से कोई जल्दी नहीं है। हम इसके बाद कदम उठाएंगे। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक वायनाड लोकसभा सीट के खाली होने की अधिसूचना 23 मार्च को आई। कानून ये कहता है कि सीट के खाली होने के बाद के 6 महीनों में उपचुनाव कराना होता है। साथ ही कानून के तहत अगर लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के कम बचा हो तो उपचुनाव नहीं कराया जाता। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वायनाड लोकसभा सीट के चुनाव के संदर्भ में अभी 1 साल से अधिक का समय बचा है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत के कोर्ट ने 2019 में दिए एक बयान के मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया है। अगर उनकी सदस्यता बहाल नहीं होती है तो वो 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तीसरी और अगली खबर ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी जोश में थी। 2024 के लिए तैयारी चल रही थी लेकिन सूरत कोर्ट के एक फैसले ने पूरा पासा पलट दिया। कल 2 साल की सजा हुई और आज लोकसभा सचिवालय से अयोग्यता का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। संसद की कार्यवाही हंगामे के कारण नहीं चली। अब राहुल लोकसभा में बैठ नहीं पाएंगे। वह पूर्व सांसद हो गए हैं। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। आज दोपहर में लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन आ गया। अब वह लोकसभा में नहीं बैठ पाएंगे।
24 मार्च 2023 की तारीख में महासचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सूरत कोर्ट की ओर से 23 मार्च को दी गई सजा के आधार पर वायनाड के सांसद की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। नोटिफिकेशन में संविधान के आर्टिकल 102(1) और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 का हवाला दिया है। आदेश की यह कॉपी राहुल गांधी को भी भेजी गई है। आखिर में उनके नाम के आगे पूर्व एमपी लिखा गया है। एक कॉपी राष्ट्रपति सचिवालय, पीएम सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, चुनाव आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी गई है। कांग्रेस की सदस्यता खत्म करने के आदेश को एनडीएमसी, केरल के चुनाव अधिकारी और लोकसभा सचिवालय के सभी दफ्तरों में भेजी गई है। राहुल गांधी को कल कोर्ट ने 2 साल की सजा दी थी। जैसे ही सूरत कोर्ट का फैसला आया, कानूनी विशेषज्ञों ने साफ कहा था कि सजा का ऐलान होने के साथ ही अयोग्यता प्रभावी हो जाती है। जब लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य से पूछा गया तो उन्होंने भी यही बात कही। इसके बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि कभी भी सचिवालय से आदेश आ सकता है। कांग्रेस के लिए अब आगे क्या? राहुल गांधी अपील कर सकते हैं। हाँ, अगर शीर्ष अदालत में दोष सिद्धि और सजा पर रोक लगती है तो अयोग्यता भी निलंबित हो जाएगी। पूर्व महासचिव की बात से कल ही साफ हो गया था कि राहुल की सदस्यता अब नहीं बचेगी। उधर केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल ने कहा कि देश संविधान से, कानून से, खासतौर से लोकसभा के कानून जनप्रतिनिधि अधिनियम से चलता है। सूरत की एक अदालत ने उन्हें, राहुल गांधी, 2 साल की सजा दी और 2 साल की सजा होने पर जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 के तहत जैसे ही सजा होती है उसी के साथ सदस्यता चली जाती है। आज लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। अकेले उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है। आजम खां के बेटे को भी सजा हुई तो सदस्यता गई। तो ये तो होना ही था। देश के कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। विपक्षी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह सच बोलने वाले को सदन में नहीं रखना चाहती है, लेकिन हम चुप होने वाले नहीं हैं। राहुल को सच बोलने की सजा दी गई है। सूरत की अदालत ने 2019 में दर्ज मोदी उपनाम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता को 2 साल जेल की सजा सुनाई है। हालांकि अदालत ने गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी। कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर ही रहे थे कि लोकसभा से उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया। अब राहुल का बंगला भी छिनेगा और ऊपरी अदालत में राहत नहीं मिली तो जेल जाना होगा। 2 साल की सजा के बाद राहुल 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। संसद से अयोग्य ठहराए जाने के बाद 2013 का वो अध्यादेश चर्चा में है, जिसे सजायाफ्ता सांसदों को तत्काल अयोग्यता से बचाने के लिए कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। हालांकि राहुल ने मीडिया के सामने उसे फाड़ दिया था। दरअसल 2013 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को रद्द कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अगर सदन का मौजूदा सदस्य 2 साल से अधिक जेल की सजा वाले मामले में दोषी ठहराया जाता है और सजा के 3 महीने के भीतर अपील दायर करता है, तो उसे सदस्यता धारण करने से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इसका मतलब यह था कि ऐसे सांसदों के लिए सिर्फ अपील काफ़ी नहीं होगी, बल्कि दोषसिद्धि पर रोक भी जरूरी है। इसे पलटने के लिए धारा 8(4) को बनाए रखने के लिए कांग्रेस सरकार एक अध्यादेश लाई थी। अगर वह अध्यादेश होता तो राहुल आज बच सकते थे। अगली और चौथी खबर ये है कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को ट्रायल्स में छूट दिए जाने के बाद कुछ पहलवानों के पेरेंट्स शुक्रवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां उनकी आयोए तदर्थ समिति के सदस्यों से जमकर तू-तू में हुई। युवा रेसलर्स और उनके अभिभावकों का कहना है कि यह कतई उचित नहीं है। उनका कहना है कि सभी का ट्रायल्स के जरिए एशियाई खेलों के लिए चयन होना चाहिए। एशियाड का आयोजन इस साल चीन में होना है। इससे पहले भारतीय कुश्ती में भूचाल आ गया है। पहलवानों की कुश्ती मैच की बजाय सड़कों पर आ गई। बहिष्कार की धमकी। एडहॉक कमेटी के सदस्यों से तू-तू में। बंद दरवाजों के पीछे होगा पहलवानों का ट्रायल। बहिष्कार की धमकी। एडहॉक कमेटी के सदस्यों से तू-तू में। बंद दरवाजों के पीछे होगा पहलवानों का ट्रायल। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को ट्रायल्स में छूट दिए जाने के बाद कुछ पहलवानों के पेरेंट्स शुक्रवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां उनकी आयोए तदर्थ समिति के सदस्यों से जमकर तू-तू में हुई। युवा रेसलर्स और उनके अभिभावकों का कहना है कि यह कतई उचित नहीं है। उनका कहना है कि सभी का ट्रायल्स के जरिए एशियाई खेलों के लिए चयन होना चाहिए। एशियाड का आयोजन इस साल चीन में होना है। इससे पहले भारतीय कुश्ती में भूचाल आ गया है। पहलवानों की कुश्ती मैच की बजाय सड़कों पर आ गई है।
भारतीय पहलवानों के पेरेंट्स ने स्टेडियम पहुंचकर विरोध करते हुए ट्रायल के बहिष्कार की धमकी दी। भारतीय पहलवानों के पेरेंट्स ने स्टेडियम पहुंचकर विरोध करते हुए ट्रायल के बहिष्कार की धमकी दी। एशियाई खेलों के लिए ग्रीको रोमन का ट्रायल शनिवार को। युवा पहलवानों ने विनेश और बजरंग को डायरेक्ट एंट्री पर जताई नाराजगी। नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक समिति (आईओए) द्वारा नियुक्त तदर्थ समिति ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में कुछ पहलवानों के माता-पिता की पैनल के सदस्यों के साथ तीखी बहस के बाद एशियाई खेलों की कुश्ती ट्रायल बंद दरवाजों के पीछे आयोजित करने का फैसला किया है। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया 65 किग्रा और विश्व पदक विजेता विनेश फोगाट 53 किग्रा को दी गई छूट के मुद्दे पर कुछ पहलवानों और उनके अभिभावकों की तदर्थ समिति के सदस्यों के साथ नोकझोंक हुई। पहलवानों और उनके अभिभावकों ने इसके विरोध में ट्रायल का बहिष्कार करने की धमकी दी। पहलवानों के परिवार परीक्षण स्थल पर पहुंचे और तदर्थ पैनल के साथ बहस करते हुए आरोप लगाया कि उनका निर्णय अनुचित और अन्यायपूर्ण था। विश्व अंडर-20 चैंपियन अंतिम पंघाल के माता-पिता और एक अन्य पहलवान विकास कालीरमन के पिता सुभाष कालीरमन की तदर्थ पैनल के सदस्यों के साथ तीखी बहस हो गई। इस घटना के बाद तदर्थ पैनल ने फैसला किया कि ट्रायल के लिए पहलवान, उनके कोच और मलेशिया के अलावा सभी के लिए प्रवेश प्रतिबंधित होगा। पांचवी खबर ये है कि नेपाल से भारत आने के दौरान सीमा हैदर ने पोखरा से बस पकड़ी थी। किराया देने के लिए पाकिस्तानी महिला के पास पैसे पूरे नहीं थे। बाकी बची हुई पेमेंट भारत में बैठे सचिन मीना ने की थी। चैट में मैनेजर ने ये भी लिखा है कि पेमेंट भेजने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना। सीमा हैदर और सचिन मीना मामले में नित नई कहानियां सामने आ रही हैं। अब सीमा और बस मैनेजर की व्हाट्सएप पर हुई बातचीत सामने आई है। इस चैट में पाकिस्तानी महिला को नेपाल से भारत आने वाली बस का नंबर भेजा गया था। साथ पोखरा में उस जगह की लोकेशन भी भेजी गई थी जहां से 12 मई की सुबह 7 बजे बस को निकलना था। बस सर्विस के मैनेजर प्रसन्ना गौतम को सीमा ने गूगल पे के जरिए पेमेंट करने को कहा। रिप्लाई में सीमा ने मीना जी, संभवतः सचिन मीना का नंबर भेजकर लिखा, भैया उनको मैसेज कर दो। दरअसल नेपाल से भारत आने के दौरान बस का किराया देने सीमा हैदर के पास पैसे पूरे नहीं थे। बाकी बची हुई पेमेंट भारत में बैठे सचिन मीना ने की थी। चैट में मैनेजर ने ये भी लिखा है कि बाकी की पेमेंट भेजने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना। सचिन मीना ने बस एजेंट को ग्रेटर नोएडा से फ़ोन कॉल के जरिए टिकट बुक की थी और एजेंट को बताया कि पोखरा से पत्नी और बच्चे आ रहे हैं। उसने पत्नी का सीमा और बच्चों के भी हिंदू नाम बताए थे, जिसके चलते किसी को शक भी नहीं हुआ। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रहने वाले सचिन से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान से भारत में दाखिल कराने का प्लान उसने ही तैयार किया था। पाकिस्तान से किस रूट के सीमा हैदर भारत में आएगी, ये पूरा रूट मैप सचिन ने बनाया था। सूत्रों की माने तो सचिन ने ही पता किया था कि पाकिस्तान से कौन सी सस्ती फ्लाइट से नेपाल तक आया जा सकता है। सचिन ने प्लान मार्च में ही तैयार कर लिया था, जब सीमा और सचिन मार्च में नेपाल में मिले थे और फिर सीमा वापस पाकिस्तान लौट गई थी। नेपाल से सीमा को भारत के अंदर किस रास्ते लाया जाए ताकि वो दस्तावेजों की जांच से बच जाए, ये प्लान भी सचिन ने ही बनाया था। सूत्रों की माने तो अपने प्यार को पाने के लिए सीमा किसी भी हद तक जा सकती थी। ये ही वजह है कि वो सचिन के बताए गए प्लान पर अमल करती गई। नेपाल पहुंचने के बाद पाकिस्तानी सीमा हैदर ने कभी अपना पूरा नाम नहीं बताया, जिसके चलते वह किसी की नज़र में नहीं आई। गौरतलब है कि पाकिस्तानी के कराची में रहने वाली सीमा हैदर की दोस्ती पबजी गेम के जरिए ग्रेटर नोएडा, भारत, उत्तर प्रदेश के सचिन से हुई थी। फिर दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ। इसी साल 10 मार्च को दोनों नेपाल के होटल में मिले। सीमा ने दावा किया कि उस दौरान दोनों ने मंदिर में शादी भी की, लेकिन तब वे वापस अपने अपने देश लौट गए। लेकिन सीमा और सचिन एक दूसरे के संग ही रहना चाहते थे। लेकिन सीमा के पहले से 4 बच्चे थे। आगे हुई बातचीत में सचिन अपनी प्रेमिका के बच्चे अपनाने के लिए तैयार हो गया। फिर सीमा ने भारत आने का निर्णय लिया। वह मई महीने की 10 तारीख को अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान के कराची शहर से शारजाह पहुंची। फिर यहां से फ्लाइट के जरिए काठमांडू पहुंची। काठमांडू से पोखरा एक प्राइवेट गाड़ी से पहुंची। इसके बाद पोखरा से 11-12 मई को दिल्ली के लिए उसने बस ली। रास्ते में ही नोएडा में सचिन उसका इंतजार कर रहा था। 28 घंटे बाद 13 मई को सीमा नोएडा पहुंची। फिर सचिन उसे रबूपुरा इलाके में ले गया। यहाँ दोनों ने किराए का एक घर लिया और आराम से रहने लगे। लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग गई और 4 जुलाई के दिन सचिन और सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि दोनों कोर्ट से जमानत पर अभी रिहा हैं।
छठी और अगली खबर ये है कि सीमा हैदर को लेकर माहौल अब बदलने लगा है। पिछले दिनों सीमा से लगातार पूछताछ चल रही है। उसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संबद्धता की बात कही जा रही है। पाकिस्तान से अपने प्रेमी सचिन मीना के साथ रहने के लिए नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा पहुंची सीमा हैदर को लेकर देश का मूड बदलने लगा है। लोगों के बीच सीमा हैदर को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनने लगी है। पहले हुए सर्वे में सीमा हैदर को भारत में रखे जाने के पक्ष में लोगों का रुझान दिख रहा था। अब स्थिति बदल गई है। लोग अब सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। दरअसल सीमा हैदर से UPATS, नोएडा पुलिस और IB की ओर से पूछताछ और जांच चल रही है। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों की भी नज़र पाकिस्तान से भारत आए इस 4 बच्चों की मां पर है। 30 वर्षीय पाकिस्तानी महिला के 4 बच्चों के साथ बिना वैलिड कागजातों के सीमा पार कर आने के मामले में केस दर्ज हो चुका है। पिछले दिनों UPATS ने सीमा, उसके प्रेमी सचिन मीना और सचिन के पिता नेत्रपाल के साथ 3 दिनों तक पूछताछ की। गुरुवार को UPATS ने तीनों को उनके घर पर छोड़ा था। शुक्रवार को दिन भर मीडिया का जमावड़ा सीमा के घर पर लगा रहा। शनिवार को सीमा के तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई। इस मुद्दे की देश के लगभग हर हिस्से में चर्चा हो रही है। सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए या भारत में रखा जाए। इस सर्वे में 75% लोगों ने कहा कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाना चाहिए। उसे देश से बाहर किया जाना चाहिए। केवल 25% लोगों ने ही सीमा को भारत में रखे जाने की वकालत की है। सीमा को स्वीकार करो की बात कही गई। सर्वे में दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और भोपाल के लोगों की अलग अलग राय सामने आई। सर्वे के शुरुआती रुझानों में करीब 63% लोगों ने सीमा को भारत में रखने की वकालत की थी। लेकिन सर्वे में जैसे जैसे लोगों का आंकड़ा बढ़ता गया, परिणाम उल्टने लगा। बाद में 75% लोग सीमा को भारत में रखे जाने के विरोध में दिखने लगे। सीमा हैदर ने इससे पहले राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका लगाई है। इसमें उसने खुद और अपने बच्चों को भारत की नागरिकता देने की मांग की है। उसने राष्ट्रपति को भेजी गई दया याचिका में एक्टर अक्षय कुमार, आलिया, गायक अदनान शामी के नाम का जिक्र किया गया है। याचिका में सीमा ने कहा है कि इन लोगों को जब भारत की नागरिकता मिल सकती है तो उसे क्यों नहीं भारत की नागरिकता दी जा सकती है। दरअसल अक्षय कुमार के पास कनाडा, आलिया के पास ब्रिटिश तो पाकिस्तानी गायक अदनान शामी के पास भारत की नागरिकता है। ऐसे में सीमा हैदर ने कहा कि मैं अब भारत की बहू हूँ। इस लिहाज से मुझे स्वीकार किया जाए। प्यार के अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। साथ अगली खबर ये है कि सीमा हैदर के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सीमा ने अपनी उम्र को लेकर भी खुलासा किया है। उसने कहा कि पिता ने उसकी उम्र 6 साल कम लिखाई थी। सीमा हैदर को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। उसका नेपाल से होते हुए भारत आना अभी भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए किसी पहेली से कम है। कई ऐसे जवाब हैं जिनका अभी तक पता नहीं मिला है। सचिन और सीमा की लव स्टोरी पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सीमा के पास से जो पासपोर्ट मिला है इस पर उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2002 दर्ज है। ऐसे में उसकी उम्र 21 साल है। जब उम्र को लेकर सवाल उठे तो सीमा ने कहा कि वह 27 साल की है। उसके पिता ने उसकी उम्र 6 साल कम लिखाई थी। बता दें कि सीमा के 4 बच्चे भी हैं। सीमा ने बताया कि उसके एक बच्चे की उम्र भी 1 साल कम लिखाई गई है। सीमा का कहना है कि वह पाकिस्तान के सिंध इलाके की रहने वाली है। वह अपना घर बेचकर भारत आई है। उसका पति गुलाम हैदर अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। सीमा ने कहा कि उसकी PUBG खेलने के दौरान सचिन से दोस्ती हुई थी। दोनों ने नेपाल में शादी भी की। सीमा ने कहा कि वह पाकिस्तान में रहने के दौरान ही सचिन को अपना पति मान चुकी थी। इतना ही नहीं, उसने हिंदू धर्म भी स्वीकार कर लिया था। सीमा ने कहा कि उसके पुराने वीडियो में वह सिंदूर लगाती हुई दिखाई देती है। हालांकि सीमा के दावों पर कई सवाल उठ रहे हैं। सीमा ने पहले कहा था कि उसने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की तो कभी कहा कि होटल में शादी की। हालांकि अभी तक की जांच में उसकी नेपाल के किसी मंदिर में शादी होने के बाद सामने नहीं आई है। सीमा का कहना है कि सचिन से अलावा उसके कुछ दोस्त उसके सोशल मीडिया पर दोस्त थे। सीमा का कहना है कि उसके नाम से कई और लोगों ने आईडी बना रखी है। सीमा ने कहा कि उसकी आईडी किसी और के फ़ोन में लॉगिन है। इससे ही इन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया होगा। सीमा ने कहा कि उसने सिर्फ फेसबुक चलाया था। सेना से जुड़े लोगों के बारे में उसके ऊपर आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। उसने पाकिस्तान के सेना में उसके भाई के सवाल पर कहा कि उसका भाई सेना में सिर्फ एक सिपाही है।
वह भी पिछले साल ही नौकरी पर लगा है। यूपीएटीएस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर सीमा नेपाल से भारत कैसे पहुंची। एटीएस को शक है कि किसी तीसरे व्यक्ति ने इस काम में उसका मदद की थी। नेपाली बस सर्विस के अधिकारी ने दावा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर बेहद चालाक है। उसे पता था कि वो पाकिस्तानी है और आसानी से भारत में दाखिल नहीं हो सकती है, इसलिए इसने एक बड़ा प्लान बनाया। उसे पता था कि किस बॉर्डर पर कितनी सघन चेकिंग होती है और कहां से निकलना मुश्किल होता है। भारत नेपाल सीमा से जुड़े कई बॉर्डर हैं, जिनमें जोगमणी, रक्सौल, इंजी रोड, सिद्धार्थनगर, बनबसा, सुनौली जैसे कई बॉर्डर हैं जहां पर सख्त चेकिंग और इमिग्रेशन टीम है। 8वीं और अगली खबर ये है कि सीमा हैदर का नाम इन दिनों हर किसी की जुबान पर है। सीमा हैदर पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी और अब ग्रेटर नोएडा में अपने भारतीय साथी सचिन मीना के साथ रह रही है। सीमा का दावा है कि ग्रेटर नोएडा के सचिन से उसकी मुलाकात पबजी गेम्स के माध्यम से हुई थी। सीमा हैदर से यूपीएटीएस ने लगातार 2 दिन पूछताछ की है। खुफिया एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है। इसके अलावा इसका भी पता लगाया जा रहा है कि वह बिना किसी दस्तावेज के बॉर्डर कैसे पार कर गई, जहां एसएसबी की चप्पे चप्पे पर नजर होती है। उधर सीमा हैदर मामले पर विदेश मंत्रालय का भी बयान आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, सीमा हैदर मामले की हमें जानकारी है। अदालत में उसकी पेशी हुई थी। वह बेल पर है। मामले की जांच चल रही है। मामला अदालती भी है, इसलिए अभी हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इन सबके बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों ने सीमा हैदर के भारत में अवैध प्रवेश के मामले की जांच के सिलसिले में गुरुवार को नोएडा पुलिस के साथ बैठक की। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से न्यूज मिली है कि यह बैठक यूपीएटीएस की सीमा और उसके भारतीय साथी सचिन मीना से पूछताछ के मद्देनजर हुई है। आधिकारिक सूत्र के हवाले से न्यूज एजेंसी ने सीमा हैदर मामले की जांच के सिलसिले में केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने गुरुवार की सुबह नोएडा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अब तक की जांच के अलावा पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सीमा के वास्ते फर्जी आधार कार्ड बनवाने के लिए सचिन ने कौन से पहचान पत्र जमा किए थे। अधिकारी ने कहा, पुलिस जांच चल रही है और जांच प्रक्रिया पूरी होने तथा सबूत एकत्र होने के बाद मामले में आरोप पत्र दायर किया जाएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर 13 मई को बस से नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी। उसका कहना है कि वह अपने भारतीय प्रेमी सचिन मीना के साथ रहने आई थी, जो ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में रहता है। स्थानीय पुलिस ने 4 जुलाई को सीमा को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और सचिन को अवैध प्रवासियों को शरण देने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन दोनों को 7 जुलाई को एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी थी और वे अपने 4 बच्चों के साथ रबूपुरा इलाके के एक घर में रह रहे हैं। सीमा ने यह भी कहा है कि वह पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती और सचिन के साथ रहना चाहती है। उसने यह भी दावा किया कि वह हिंदू बन गई है। इस हफ्ते एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने देश की सरकार को सूचित किया है कि प्यार ही वह एकमात्र कारक है जिसके कारण 4 बच्चों की मां एक हिंदू व्यक्ति के साथ रहने के लिए भारत में दाखिल हुई। अगली खबर ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियां लगातार कवायद में जुटी हैं। इसे लेकर विपक्षी एकता की 2 बार बैठक भी हो गई। इस विपक्षी एकता के अगुवा बिहार के सीएम नीतीश कुमार रहे। उनके राज्य में अगर आज चुनाव हों तो बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी, एक सर्वे में खुलासा हुआ है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जिस तरह से नीतीश कुमार की जेडीयू ने एनडीए का दामन छोड़ महागठबंधन का रुख किया, उससे सारे समीकरण बदल चुके हैं। हर कोई ये जानने को बेताब है कि बिहार में अभी एक साथ दिख रहे लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी आगामी लोकसभा चुनाव में कितना असर दिखाएगी। उधर विपक्षी पार्टी बीजेपी की बिहार को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है, वहीं बदले सियासी माहौल में सूबे के लोगों का क्या सोचना है। इस चुनावी सर्वे में लोगों से पूछा गया कि अगर बिहार में अभी लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो वो किस पर भरोसा जताएंगे। अगर अभी लोकसभा चुनाव हो जाएं तो बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। इस पर बिहार की जनता ने खुलकर अपना पक्ष रखा। अगर आपको लग रहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी के साथ होने का फायदा उन्हें मिलने वाला है तो ऐसा नहीं है।
ऐसा 2019 लोकसभा चुनाव में सामने आए आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है। 2019 चुनाव में बीजेपी को 17, कांग्रेस को 1 और जेडीयू को 16 सीटें आई थी। वहीं एलजेपी के 6 सांसद चुनकर आए थे। 2019 में और एलजेपी एक साथ थे। इसका सीधा असर नजर आया था। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को झटका लगा था। इससे पहले 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 22 सीटें, कांग्रेस को 2, जेडीयू को 2, एलजेपी को 6 सीटें आई थीं। हालांकि ये ओपिनियन पोल है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं 2024 के रण को एक तस्वीर साफ होती जरूर दिख रही। आखिरी खबर ये है कि जमुई सांसद चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। रविवार को गया पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार उनकी राजनीति की हत्या करना चाहते हैं। यही कारण था कि उन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया था। इस दौरान उन्होंने पशुपति पारस पर भी निशाना साधा। रविवार को गया पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश मेरी राजनीति की हत्या करना चाहते हैं। जमुई सांसद ने दावा किया, मैं हक और हकीकत की बात करता हूं, प्रदेश की तरक्की की बात करता हूं। यही कारण है कि नीतीश कुमार मेरी पार्टी को तोड़े थे ताकि चिराग पासवान की सियासत खत्म हो जाए। उन्होंने दावा किया, नीतीश कुमार के अलावा अन्य पार्टियां भी चाहती हैं कि चिराग पासवान के राजनीति की हत्या कर दी जाए। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी राजनीति को खत्म करने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया, बड़ी बड़ी पार्टियां पीछे लगी हैं, लेकिन चिराग पासवान की राजनीति खत्म नहीं हुई, बल्कि और आगे बढ़ गई। बता दें कि चिराग पासवान नीमचक बथानी प्रखंड के धरम बिगहा गांव में रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की प्रतिमा का अनावरण करने आए थे। इस मौके पर उन्होंने रामविलास पासवान इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एवं डिग्री कॉलेज का शिलान्यास भी किया। चाचा पशुपति पर भी बोले चिराग पासवान। चिराग पासवान ने कहा है कि गठबंधन की बातें सार्वजनिक मंच पर लाना उचित नहीं है। वहीं चाचा पशुपति पारस के दावे पर चिराग ने कहा कि वे कहां से चुनाव लड़ेंगे, यह गठबंधन के भीतर ही बैठकर तय होनी चाहिए। उनके द्वारा मीडिया में यह कहा जाना कि मैं फलाना जगह से ही लड़ूंगा, किसी में हिम्मत है तो आकर यहां से लड़ ले, यह गठबंधन की छवि को धूमिल करता है। वह हमसे उम्र में बड़े हैं, हम उनको हमेशा आदर करते हैं। वे जिस तरह से बातें कर रहे हैं वैसा हम कभी नहीं कर सकते।